So let's start the chapter other essential elements of a valid contract. इसमें चार पार्ट्स हैं सर। देखा जाए तो कौन सी है ये? ट्री का राइट हैंड साइड होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल. An agreement is legally enforceable when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as a void agreement. तो ये सारे वो क्या है, ये चौथा चैप्टर जो है ना, ट्री का राइट हैंड साइड के बारे में अपने को स्टार्ट करना है. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था दैट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, a person is having the capacity to contract or he is competent to contract if there are these three things present. कौन कौन सी कि सर competent या capacity कब होती है? नंबर वन, if he is a major aged person. Second, sir, if he is of sound mind at the time of making the contract. At the time when he is making the contract, he should be of sound mind. And he should not have been specifically disqualified by law to enter into a contract. He should not have been specifically disqualified by law to enter into a contract. ठीक है. He should be a major aged person. He should be of sound mind, and he should not have been specifically disqualified by law to enter into a contract. तो आज हम सबसे पहला पार्ट जो है कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे, ये वाला पार्ट कोशिश करते हैं फिनिश करें. फर्स्ट, कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. सर वही इनकेपेबल होगा जब वो माइनर होगा, जब वो ये अनसाउंड माइंड का होगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होगा कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते. ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कौन पढ़ेगा भैया आज? नी मुरार का आप पढ़ेंगे हमारे लिए? हाँ सर. Meaning, capacity to contracts means legal capacity of the party to enter into a contract. लीगली वो कॉम्पिटेंट है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. ठीक है. सेक्शन 11 देखो ऐसा है, सेक्शन 10 ध्यान रखना है. एक तो सेक्शन 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि सर contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is legally enforceable if these five things are present. ये कहाँ से आ रहा है कि सर सेक्शन 10 से आ रहा है. ये जो पांचों एलिमेंट है ना, ये कहाँ बताए हुए? Every agreement is a contract if it is made with lawful object, lawful consideration, free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void. ये राइट हैंड साइड कहाँ से आ रहा है ट्री का? सर सेक्शन 10 से आ रहा है. अब उसमें पहला पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कहां से आ रहा है सर? सेक्शन 11 से आ रहा है. इसको ध्यान रखना. ठीक है. एवरी पर्सन इज हैविंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. आगे पढ़. हु इज, पढ़ भाई आगे. Every person is competent to contract who is of age of majority according to law to which he is a subject, sound mind, not disqualified from contracting any law to which he is a subject. ठीक है. अब जैसे एज ऑफ मेजोरिटी किस हिसाब से कि सर वैसे तो अपने को ध्यान है कि सर जनरल पर्पसेस के लिए एज ऑफ मेजोरिटी जो होती है वो 18 इयर्स की होती है. ठीक है, फॉर ऑल जनरल पर्पसेस. लेकिन सर यदि अपन बात करें कि आप कई चीजों के लिए ये एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो चेंज भी हो सकती है. जैसे कि किसी पर्सन के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट किया गया है, मतलब कोर्ट ने उसकी देखभाल करने के लिए किसी को अपॉइंट किया, तो वो बच्चा 18 साल में नहीं और 21 साल में मेजर हुआ हुआ माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि वो भी बच्चा है. ठीक है, मतलब उसमें उतनी बुद्धि नहीं आई है, तो 21 साल का माना जाता है. ये सब अपन बातें पढ़ेंगे. इफ यू आर मेकिंग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो लड़का 21, लड़की 18, ये सब बातें जो हैं, तो जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से आपकी एज होनी चाहिए. बाकी एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है सर? अपन सब जानते हैं 18 साल. कहां से आई है? एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट. इंडियन मेजोरिटी एक्ट से आई हुई है. ठीक है, आइए. तो 18 साल जो है वो 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 18 साल जो है वो
सबसे पहली बात अपन ने कि सर एक तो वो मेजर एजेड पर्सन होना चाहिए, दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए, तीसरा ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो सर आइए, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनस, क्या माइनस कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? बेसिकली आंसर तो नो है, बट कुछ जगह पे बना भी सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। आइए पहला पढ़ते हैं, माइनर के साथ में यदि कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो क्या होगा। आइए पढ़िए, पढ़ भी इसको। According to Section 3 of Indian Majority Act 1875, minor is a person who has not completed age of 18 years. माइनर कौन होता However, है? in following two cases, एक मिनट, एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ये कहता है कि माइनर कौन? माइनर वो जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की, तो मैंने भी आपको बताया। लेकिन सर इन दो केसेस में यदि बंदा जब 21 साल का होगा तब वो मेजोरिटी अटेन करेगा। ठीक है, कौन से दो है? पहला पद, where a guardian of a minor person or property is appointed under Guardians and Ward Act 1890. सर जहां पर किसी माइनर पर्सन के लिए या माइनर पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी के लिए जो है वो ये गार्जियन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, गार्जियन कौन जो उसका ध्यान रखता है यार? तो किसी माइनर पर्सन के लिए की देखभाल के लिए या माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, तो वहां पर उस वो जो बच्चा जिसके लिए ये सब किया जा रहा है सर, वो 21 साल के होने पे मेजोरिटी अटेन करेगा, 18 साल के होने पे मेजोरिटी अटेन नहीं करेगा। ठीक है, यदि उसने 18 साल के होने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट बना लिया तो वो गलत होगा, ध्यान रखना। फिर सेकंड, वापस समझाओ ना ये वाला केस। नीम मुराद का कौन? नमित बोला, हाँ। यस सर, मेरे को आवाज नमित, नहीं आ रहा था डॉक्टर साहब। हाँ नमित, तेरा एक फ्रेंड है, मान ले उस फ्रेंड का नाम है श्याम। श्याम जो है उस वो अभी है ना 16 साल का ही है, और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सर कोर्ट जो होता है इस 16 साल के श्याम नाम के बच्चे के लिए अंडर कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट जो है एक होता है गार्जियन अपॉइंट, ये एक्ट के अंडर गार्जियन अपॉइंट किया जाता है श्याम के लिए। कोर्ट कर देता है अंडर कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट, गार्जियन अपॉइंट करता है श्याम के लिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, वेयर अ गार्जियन ऑफ अ माइनर प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड अंडर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, मतलब अंडर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट जो है, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, सर एक गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है जो इस श्याम नाम के लड़के की देखभाल करेगा और इसकी प्रॉपर्टी की या फिर इसकी प्रॉपर्टी को संभालेगा या फिर दोनों करेगा। तो सर श्याम अपने नेचुरल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बजाय अब किसी गार्जियन के साथ में रह रहा है, तो सर जो इसकी देखभाल कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं, तो श्याम 18 साल में मेजर हुआ हुआ नहीं माना जाएगा, ये 21 साल में मेजर हुआ हुआ माना जाएगा। ये पिक्यूलियर सिचुएशन है जिसके लिए मेजोरिटी की उम्र 18 नहीं और 21 होगी। नीव समझ में आया? सर तो ये 21 का मेजोरिटी वो हर जगह अप्लाई होएगा या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स में ही? किसी के लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है अंडर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 21 साल की उम्र में एलिजिबल होगा। बोल, समझ में आई बात? ओके सर, यस सर। है, मैं वोटिंग करने और इन सब की उम्र में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल कॉन्ट्रैक्ट, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो अपन यस किससे सर। रिलेटेड बात करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनाने से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, ये तो ओके पहली सर। सिचुएशन हो गई जहां पर किसी बंदे के लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है या उसकी प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890, तो वो 18 साल का होकर अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट बनाता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि वो अभी भी माइनर ही कहलाएगा। 21 साल में वो मेजर होगा। सेकंड, पढ़ भाई। whether superintendence of minority property is assumed by a court of law. यहाँ पर ऊपर में तो क्या है, कोर्ट का कोई रोल नहीं है, केवल गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट के अंडर
कोई गार्जियन उस बंदे के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर माइनर की कोई प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट खुद देखभाल करता है, सुपरिटेंडेंट करता है, मतलब उसकी देखरेख करता है माइनर की प्रॉपर्टी का। तो सर 21 साल का जब वो माइनर होगा तब उसको वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेजर होगा, एलिजिबल होगा। अदरवाइज अदरवाइज 18 साल पे वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, जहां पर कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी का सुपरिटेंडेंस यानी देखभाल अपनी हाथ में ले रखा है। इन दो सिचुएशंस में बंदा 18 नहीं और 21 साल का होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ठीक है, एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट। अदरवाइज एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट मेजोरिटी की उम्र 18 साल की, आप 18 साल में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब अपन चालू करेंगे लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर इनडायरेक्टली कोई भी, देखो 10-15 पॉइंट्स है, उनमें से किसी भी एक चीज पे उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। कोई सिचुएशन दे देंगे, कोई केस स्टडी दे देंगे, डायरेक्ट लॉ पूछ लेंगे आपसे, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपने को हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट पढ़ना चालू कर भाई। Minus agreement is void ab inter, that is void from beginning. It is null in the eye of a law. एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं कि सर एग्रीमेंट तक ही पहुंच के रुक जाते हैं और लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ ही से वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट जो कोर्ट में कभी भी एनफोर्स नहीं करे जा सकते। तो यदि किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। कैसा वॉइड एग्रीमेंट है कि सर वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से गलत है। पूंजी जैन कहाँ चली गई? वीडियो ऑन करो भाई। मीत, नमित, नीम सब जने अपने वीडियो ऑन करोगे। सुहान गोयल, रोहन, पूंजी सब जने अपने वीडियो ऑन करो। पूंजी कहाँ चली गई? यहाँ पर ही होती यहीं पर है। तो मुझे एक बात बता कि सर वॉइड एग्रीमेंट कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट कितने तरीके के होते हैं बताओ? 2 या 3 को हाँ? याद नहीं। वापस बोल। 2 या 3 मेरे को याद दो नहीं या है। तीन, बता कौन कौन से। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तो वॉइडेबल होता है। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, ये नई बात पता पड़ी मेरे को आज। नहीं नहीं सर, याद नहीं है, रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। अरे तो यही तो बात है, रिवीजन करो, उठा उठा के करो, पकड़ पकड़ के करो। कि आज सर ने 3 दिन की छुट्टी दी है तो खुद रिवीजन कर लो। फर्स्ट चैप्टर निकाल दिया अपने हाथ से, सेकंड चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस निकाल दिया अपने हाथ से। लॉ ही वो सब्जेक्ट रहेगा जो तुम्हारे पास होने या नहीं होने में अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाएगा। लॉ ही वो सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो और दूसरा होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स ये पढ़ाया मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में। वॉइड एब इनिशियो होते दोनों ही शुरुआत से गलत है, लेकिन इसमें आप शुरुआत से गलत हो, इसमें आपको डिस्कवर बाद में होता है कि आप शुरुआत से गलत हो। डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि ये तो शुरुआत से गलत है। कैसा? माइनर के साथ में यदि कोई एग्रीमेंट बनाया है तो वो वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत है और पता भी है कि शुरुआत से गलत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स का एग्जाम्पल क्या दिया था? पूंजी और नमित के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है। क्या एग्रीमेंट बन रहा है कि सर पूंजी ने एग्रीमेंट बनाया आज रात को 8 बजे 8 PM पे। क्या एग्रीमेंट बनाया नमित और पूंजी ने? मेरे शिप पे जो 10 कंटेनर्स आ रहे हैं वो मैं आपको 10 लाख रुपए में बेचने की कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। ये भी मान गया, ये भी मान गया, दोनों में वादा हो गया।
सर इन बेचारों को पता ही नहीं था कि शाम को 6 बजे इन लोग का शिप ऑलरेडी डूब चुका है, और ये एक ऐसी चीज का एग्रीमेंट बना रहे हैं जो अब, मतलब डूबे हुए शिप से सामान वापस नहीं आ सकता, जो कि अब वापस आएगा नहीं, आएगा भी तो भी उस सिचुएशन में नहीं होगा। तो जब 8 बजे एग्रीमेंट बनाया उस समय ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो सर ये है तो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट बनाते समय से, लेकिन इनको पता बाद में पड़ता है, डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, कि हम शुरुआत से गलत है, इनको पता बाद में पड़ता है। इनको कोई नॉलेज नहीं थी कि शिप डूब चुका है, तो इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बना लिया। बाद में पता पड़ता है जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बनाया वो तो ऑलरेडी डूबी भी चल रही। माइनर्स एग्रीमेंट दैट इज वॉइड। तो माइनर्स एग्रीमेंट कैसा होता है कि सर वॉइड एब इनिशियो होता है, इसमें कोई बाद में पता पड़ेगा वाली बात नहीं होती, होता आप शुरुआत से गलत काम कर रहे हैं। सो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड सिंस बिगिनिंग, इट इज नल इन द आइज ऑफ लॉ। केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये लैंडमार्क केस है। लैंडमार्क केस का मतलब समझो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। तो ये क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस जो हम लोग को ध्यान रखते हैं। अब मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में क्या हुआ था कि सर एक मनी लेंडर थे, मनी लेंडर ने एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया कि सर, माइनर ने कहा मेरे को पैसा उधार पे चाहिए, मनी लेंडर बोला कि पैसा ऐसे ही उधार नहीं दे सकते भाई, आपको कुछ गिरवी रखाना पड़ेगा। तो माइनर ने कहा ये देखो मेरा घर है, ये आपके पास में मैं गिरवी रख देता हूँ, टोटल 20,000 रुपये मेरे को उधार चाहिए। ठीक है, तो डिसाइड हुआ, ये लो, जैसे ही आपने घर गिरवी रखाया 8,000 रुपए की पहली किस्त तो आप पकड़ लो, और बाकी के 12,000 रुपए में आपको ओवर द टाइम, मनी लेंडर ने बोला मैं आपको देता रहूंगा जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े। तो 8,000 रुपए दे भी दिए, और इसने अपना घर यहाँ पर गिरवी रखवा दिया मनी लेंडर के पास। इस दौरान क्या हुआ कि सर बाद में माइनर ने क्या किया, समझना थोड़ा सा इस बात को, खुद कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगाई, खुद कोर्ट में जाके केस फाइल किया। क्या केस फाइल किया कि जिस समय एग्रीमेंट बन रहा था मैं माइनर था, जिस समय ये एग्रीमेंट बन रहा था मैं माइनर था, तो ये एग्रीमेंट शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं है, तो एग्रीमेंट ही है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, तो कृपया मुझे मेरा घर वापस दिलवाया जाए। ठीक है, मैंने जो गिरवी रखा था वो मेरा घर वापस दिलवाया जाए। कोर्ट ने इस बात को माना कि जिस समय माइनर ने एग्रीमेंट बनाया था उस पर्सन ने, वो माइनर था, इसलिए ये वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। ये कौन से केस लॉ से एस्टैब्लिश हुआ कि सर माइनर के साथ में एग्रीमेंट शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होते हैं? सर इसी केस लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ। केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये क्यों कि सर ये केस किस लाइन से एसोसिएट करता है, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर शुरुआत से गलत, दे आर वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो ये सब लोग, ये समझ में आ गई। तो कोर्ट ने इस केस के थ्रू ये एस्टैब्लिश किया दैट एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो कोर्ट ने इसका घर इसको वापस दिलवा दिया। ठीक है सर, अब मनी लेंडर बोला, इस दौरान क्या हुआ, मनी लेंडर ने बोला कि सर अच्छा, आपने कोर्ट ने इसके साथ में मेरे मेरे आपने पैसा, ये घर इसको वापस दिलवा दिया, आप मुझे मेरा पैसा जो 8,000 रुपये मेरे को वापस दिए हैं, ये मैंने इसको उधार दिए, वो मेरे को वापस दिलवा दीजिए।
जब आपने इसका घर इसको वापस दिलवाया है, जो 8,000 रुपये मैंने इसको दिए हैं वो कृपया वापस मुझे दिलवा दो। तो उसके लिए कोर्ट बोला, देखो कितनी अजीब सी फाइंडिंग दी कोर्ट ने बोला कि वो 8,000 एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio शुरुआत से गलत है। हम ये 8,000 रुपये भी आपको वापस नहीं दिलवा सकते। ये 8,000 क्योंकि उससे 8,000 रुपये हम आपको वापस तभी दिलवा सकते हैं जब या तो ये पैसा या इस पैसे से खरीदी गई कोई चीज माइनर के हाथ में ट्रेसेबल होगी। ध्यान से सुनना, ये हम 8,000 रुपये आपको वापस तभी दिलवा सकते हैं या तो ये पैसा या इस पैसे से खरीदी गई कोई चीज माइनर के हाथ में ट्रेसेबल होगी, तो ही वो आपको वापस दिलवा सकते हैं, अदरवाइज ये पैसा भी आपको नहीं दिलवा सकते। ठीक है। अब क्या हुआ, ओवर द टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन आई। ओवर द टाइम इस केस ने तो ये डिसाइड कर दिया, 1800 या ऐसे कुछ का केस है ये, 1800 का केस है ये। तो सर इस केस ने तो ये डिसाइड कर दिया दैट एग्री पहली बात क्या डिसाइड कर दी, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स। दूसरी बात क्या डिसाइड कर दी कि सर वॉइड ab initio एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट जो माइनर के साथ में बनाए गए हैं उसमें रिस्टोरेशन जो है ना माइनर को नुकसान पहुंचा के नहीं होएगा। जो 8,000 रुपये जो है वो माइनर को नुकसान पहुंचा के नहीं होएगा। वो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन आई बाद में आई, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन बोलती है माइनर को नुकसान पहुंचा के कोई भी चीज नहीं होगी। हाँ उसके हाथ में पैसा या इस पैसे से खरीदी गई कोई चीज ट्रेसेबल है तो वो वो उतने रुपए के लिए माइनर को नुकसान पहुंचा जाएगा। मतलब माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस पैसे को चुकाने के लिए, पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि ये 8,000 रुपये या फिर कोई चीज उसके हाथ में इस ट्रेसेबल होती है तो फिर उसको 8,000 रुपये लौटाने के लिए बोला जा सकता है। ये बाद में आया है, इस केस में नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन के थ्रू आया। इस केस में तो डायरेक्टली मना कर दिया गया था कि नहीं, माइनर को नुकसान पहुंचा के हम 8,000 रुपये आपको नहीं दिलाएंगे। ऐसा क्यों बोला कोर्ट ने इस केस में, क्योंकि एक बात आती है, एक जनरली एक बात प्रचलित है, कोर्ट्स एक्ट एज द गार्जियन ऑफ माइनर, कोर्ट्स एक्ट एज द गार्जियन ऑफ माइनर्स। माइनर्स के गार्जियन बन के कोर्ट्स नहीं, सॉरी, लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। कानून हमेशा माइनर की रक्षा, उसके पेरेंट की तरह उसकी रक्षा करने की कोशिश करेगा। तो अब जब देखा केस से, दूसरी बात क्या आई कि सर माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस पैसे को लौटाने के लिए। बाद में आई डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, कुछ भी बोल लो, ये एक ही बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन दोनों एक ही चीज का नाम है। माइनर के लिए बोलती है कि सर ये एक नॉर्मल आदमी ने ये एग्रीमेंट बनाया होता ना, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई जो दोनों मेजर है, उन्होंने 8,000 रुपये इस तरीके से ले लिए होते गलत तरीके से, तो घर इनको दिलाते और 8,000 रुपये वापस इनको आ जाते। लेकिन सर यदि माइनर की बात हो रही है तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन बोलता है कि ये पैसा तभी दिलाया जाएगा, रिस्टोर कराया जा सकता है जब वो पैसा या उससे ट्रेसेबल कोई चीज, उससे रिलेटेड कोई चीज माइनर के हाथ में ट्रेसेबल हो, प्रॉपर्टी जैसी। अदरवाइज माइनर को नुकसान पहुंचा के हम ये काम नहीं करेंगे 8,000 रुपये वापस दिलाने का। ये था कोर्ट में, केस में, नटशेल में जो भी बात हुई थी। तो केस का नाम, मनी लेंडर जो थे उन्होंने माइनर पे केस किया था, मनी लेंडर ने माइनर पे केस किया था। माइनर का नाम था धर्मोदास घोष, धर्मोदास घोष, ठीक है। और मनी लेंडर जिन्होंने केस किया था वो तो मर गए, उनको रिप्रेजेंट किया उनकी वाइफ ने कोर्ट में, जिसका नाम था मोहरी बीबी। इसलिए ओवर द टाइम केस का नाम पड़ गया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। क्या ये केस और इसमें होने वाली चीजें समझ में आई? यस सर। किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, नहीं तो इसको पढ़ना चालू करते हैं। बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, चलिए पढ़ना चालू कर भाई।
हम्म, Darmodar's goes a miner enter into a contract for borrowing a sum of 20,000, out of which lender paid him a sum of 8,000. The miner executed a mortgage of property in favor of lender. Subsequently, the miners sued for setting aside mortgage. Privacy Council had to ascertain the validity of mortgage. UC 7 of Transfer of Property Act. under section. Under Section 7 of Transfer of Property Act. Every person competent to the contract is competent to mortgage. The Privacy Council decided that Section 10 and 11 of the Indian Contract Act makes a minor contract absolutely void. Hence, any money advanced to a minor cannot be recovered. ठीक है, तो सर धर्मदास घोष नाम का बच्चा था, माइनर था, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाया इसके साथ में, मनी लेंडर के साथ में। मनी लेंडर को बाद में किसने रिप्रेजेंट किया कि सर मोहरी बीबी उनकी वाइफ ने, क्योंकि मनी लेंडर की डेथ हो गई। ठीक है, तो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोरोइंग अ सम ऑफ 20,000, आउट ऑफ विच मनी लेंडर ने उसको 8,000 रुपए दे भी दी। ठीक है, किसके बदले में? माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर उनके फेवर में मॉर्गेज या गिरवी रख दिया था। बाद में माइनर ने स्यू किया, केस किया कि इस मॉर्गेज को साइड में हटाओ, मॉर्गेज वाले एग्रीमेंट को। तो उस समय कोर्ट्स को क्या बोला जाता था, जिस कोर्ट में मैटर चला था वो कौन था? प्रीवी काउंसिल करके उस समय बोला जाता था। आप कोर्ट्स भी वर्ड यूज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रीवी काउंसिल को क्या डिसाइड करना था कि ये मॉर्गेज वाला एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि इससे रिलेटेड एक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करता है, वो बोलता है कि सर वही बंदा प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है जो कि उसको जो कि कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मेजर आदमी बना, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेजर एजेड, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। यस, तो प्रीवी काउंसिल डिसाइडेड दैट सेक्शन 10 and 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक द माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वाइड। क्योंकि सर जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकता है माइनर, तो वो मॉर्गेज भी नहीं कर सकता। तो ये मॉर्गेज वाला एग्रीमेंट सही सही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है। तो इस केस से डिसाइड हुआ था माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत है। देखो इनिशियो में एक वर्ड इनिशियल आ रहा है, इनिशियल मीन शुरुआत से, और एब कैसे याद रखना है अपने को? कैरेक्टर्स कहाँ से चालू होते हैं? एबीसीडी से। तो एबी से चालू हो रहे हैं और इनिशियो मीन शुरुआत से, तो सर वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से गलत है। ठीक है, सो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। फिर बाद में उसने बोला कि सर मुझे मेरा पैसा तो वापस दिला दो। तो मनी एडवांस टू माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये तो गलत एग्रीमेंट है, माइनर के केस में हम वापस नहीं दिला पाएंगे। लेकिन बाद में ओवर द टाइम लॉ ने इस बात को समझा कि यार ये तो गलत बात हो रही है, तो उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया। क्या एक्सेप्शन दिया, पढ़। However, the court may award compensation to the other party if the money or property supplied to minor can be traced in his hand. यानी कि माइनर एक तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में ही नहीं है, तो किसी भी चीज के लिए उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हैं पैसा चुकाने के लिए वापस। दूसरा, सर डॉक्टर इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, यही है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन माइनर के लिए ये है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन वैसे क्या बोलता है? यदि मेजर आदमी हो, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने आपस में कोई वॉइड एग्रीमेंट बना लिया है, तो सर यदि वो एग्रीमेंट वॉइड है, इनको जो भी बेनिफिट मिला है ये वापस रिस्टोर कर देंगे, इनको जो भी बेनिफिट वाई से मिला है ये वापस एक्स वाई को रिस्टोर कर देगा। ठीक है सर। लेकिन सर माइनर के केस में यदि यहाँ पर माइनर है, तो सर वो इधर से इधर रिस्टोरेशन तभी हो पाएगा जब वो प्रॉपर्टी है उससे या जब वो पैसे या उस पैसे से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है वो माइनर के हाथ में ट्रेसेबल है, तो ही उससे वापस रिस्टोर कराई जा सकती है। द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन टू अदर पार्टी इफ द मनी और प्रॉपर्टी सप्लाइड टू माइनर कैन बी ट्रेस्ड टू हिज हैंड्स। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन माइनर के उसमें है। क्या ये बात समझ में आ गया? केस समझ में आ गया और डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? बोलो हाँ या ना। नहीं है ना?
आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, तो मैं आज अपनी क्लास यहीं पर एंड करूंगा आधे घंटे में, ठीक है। तो बाकी थोड़ा थोड़ा रोज अपन पढ़ते हैं। मैं क्या चाह रहा था, कल आप लोग क्लास में आने से पहले इसको फिनिश कर लें। ये माइनर वाला पोर्शन जो है ना, 15 पॉइंट्स है, इसको यहाँ तक आप लोग पढ़ लो। 1.5 पेज है, इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। ये जो आज पॉइंट पढ़ा है ना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सा? ये जो माइनर, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, माइनर से रिलेटेड कंसेप्ट, क्या माइनर एग्रीमेंट बना सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन उसके खिलाफ कैसे काम करेगी माइनर के खिलाफ, ये सब बातों में से, और ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आता है। आज जो भी पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अपन कल मिलते हैं। कल का टाइम सेम रखें या फिर चेंज कर सकते हैं?